नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा साइंस के बारे में कि साइंस के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं, इसके विशेष जो परिभाषा क्या होती हैं, इन तमाम बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो उसके आगे जो उसका पार्ट, साइंस का जो पार्ट है, वह एक विशेष लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। वह आपके सामने हमने लिखा है जीव विज्ञान। यानी हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है, बताया जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के बायोस से हुआ है। चलिए तो हम बायोलॉजी को तोड़ करके समझते हैं कि है क्या। तो जैसा हमने बताया कि इसका जो निर्माण है वह ग्रीक भाषा के एक शब्द बायोस से हुआ है। तो बायोस का मतलब बताया जाता है लाइफ, यानी ग्रीक भाषा के अंतर्गत बायोस का जो अर्थ है वो क्या है, लाइफ है। और लोगोस का मतलब, या फिर लोगस बोल सकते हैं इसको, उसका अर्थ बताया जाता है क्या, स्टडी। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत लाइफ साइंस या फिर जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा जैसा कि आपने यहाँ आप देख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है, जीव विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब इस शब्द को अस्तित्व में लाने का कार्य, यानी सबसे पहले इस शब्द का उपयोग जो है दो वैज्ञानिकों ने किया था। कौन? लैमार्क और एक और वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस। इन्होंने सन 1802 ईस्वी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद बताया जाता है कि बायोलॉजी का जो जनक है, या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, वह एरिस्टोटल को, यानी इनको अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है वह दो वैज्ञानिकों ने, लैमार्क ने और साथ में ट्रेविरेनस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस शब्द को अस्तित्व में लाया, यानी सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया, ठीक है। अब जैसा कि परिभाषा आपने देखा क्या कि यह क्या है, वह ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो जीवधारी तो कई तरह के होते हैं। तो इस संसार के अंतर्गत विशेषतः दो तरह के ऐसे जीवधारी हैं जिनको बांटा गया। कौन कौन हम समझ सकते हैं, एक जंतु को और दूसरा है पादप, ठीक है। तो जंतु और पादप को हम लोग देख करके नॉर्मल तरह से हम उनको समझ सकते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे विविधताएं होती हैं, कुछ ऐसे अंतर होते हैं जो इनको देखते ही हमको पता चल जाता है कि कौन हमारे सामने पादप है या पौधे हैं, और कौन ऐसे जो सामने हमारे जो खड़े हैं कोई भी जीवधारी वो जंतु है, ठीक है। तो इस विज्ञान के ही उपशाखा के रूप में बताया जाता है दो शाखाएं, एक जंतुओं के अध्ययन के लिए बताई जाती है और दूसरा है पौधों के अध्ययन की शाखा, ठीक है। तो हम आगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दो उपशाखाएं इनके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला है जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान। और दूसरा बॉटनी, इसको पादप या फिर वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान, पौधों के अध्ययन को ये बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत बांटा जाता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत हम लोग पढ़ते हैं कि जूलॉजी जो है वह कैसे अस्तित्व में आया, बॉटनी जो है वह कैसे अस्तित्व में आया, इसके जनक कौन है।
तो हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले जो पहली शाखा है जूलॉजी, इसके बारे में समझेंगे। जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान। इसकी परिभाषा बताई जाती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि यह जो शाखा है जीव विज्ञान का, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जंतु हैं जो परपोषी हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जूलॉजी जो वह कैसे अस्तित्व में आया। तो जूलॉजी के लिए भी बताया जाता है कि यह भी ग्रीक भाषा के जोवन शब्द से लिया गया है। तो हम देख सकते हैं जोवन, जिसका अर्थ बताया जाता है एनिमल, एन एनिमल। और जो लोगोस है उसका अर्थ स्टडी यानी अध्ययन। इन जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब इस जूलॉजी को लाने का जो मुख्य जो कार्य है वह अरस्तु को ही उसका श्रेय जाता है। यानी जूलॉजी के भी जो जनक माने जाते हैं वह अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अरस्तु, इन्होंने जूलॉजी को अस्तित्व में लाया और इन्होंने करीब 500 से अधिक जंतुओं का अध्ययन किया, उनके स्वभाव, जनन, वासस्थान, उनका क्लासिफिकेशन इन्होंने अपने एक पुस्तक के अंतर्गत किया था। और उस पुस्तक का नाम बताया जाता है हिस्टोरिया एनिमेलियम। यह इनकी एक पुस्तक थी जिसके अंतर्गत इन्होंने करीब 500 से ज़्यादा जंतुओं का वर्णन किया और साथ ही इसके अंतर्गत इन्होंने मुर्गी के अंडे का जो भ्रूणी विकास होता है उसके बारे में क्रमशः उसका वर्णन किया था, जिसके कारण इनको जो अरस्तु हैं इनको जूलॉजी का जनक बोला गया या फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया। तो इसके पहले आपको यह भी बताया गया था कि जो अरस्तु हैं वह जीव विज्ञान के भी जनक हैं। ठीक है, उसके बाद ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। तो ये आपका जंतु विज्ञान। इसके बाद नंबर 2 पार्ट जो है वह दूसरा भाग जीव विज्ञान का वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे दूसरे पार्ट को हम इसको मिटा सकते हैं। बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान।
जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत या फिर बॉटनी के अंतर्गत हम लोग जितने भी स्वपोषी पौधे हैं या फिर हरे पौधे जो हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस बॉटनी शब्द का जो निर्माण है वो बताया जाता है बॉटेन शब्द से, ग्रीक भाषा के बॉटेन शब्द से, जिसका अर्थ बताया जाता है शाक या फिर पादप या हर्ब्स बोल सकते हैं। और इसी शब्द से ही, इसी ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं बॉटेन, उसी शब्द से ही इस बॉटनी शब्द का निर्माण हुआ। और इसके जो जनक बताए जाते हैं वो थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया था, इस वनस्पति विज्ञान को स्थापित किया। इन्होंने भी करीब 500 से ज़्यादा ही पौधों का वर्णन किया था, उनके स्वभाव, जन्म, वासस्थान, इनका क्लासिफिकेशन, उनके आधार पे इन्होंने भी वर्णन किया, पौधों के बारे में सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसके कारण इनको थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो साथियों, जाहिर सी बात है कि हमने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा तो एक प्रश्न उठता है कि जीवधारियों का जो मुख्य लक्षण वो क्या होता है। तो अगले टॉपिक में हम लोग उसी का विचार करेंगे।